हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग हिंदी के 40 क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले वीडियो और एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और ऐसा नहीं कि केवल वीडियो एग्जाम के लिए, किसी भी अन्य परीक्षा के लिए जहाँ पे हिंदी से क्वेश्चंस आते हैं उन सभी के लिए ये क्लास बेहद हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिए गए, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है। दिया गया है उपमा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, सहोक्ति अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो दोस्तों, यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है? तो इसमें जो है किसी बात को सीधे सीधे ना कह करके किसी के सहारे अगर बात कही जाएगी तो वहाँ पे होगा अन्योक्ति अलंकार। यानी कि जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य करके कही जाने वाली जो बात होगी वो किसी और के लिए कही जाएगी, किसी दूसरे के लिए कही जाएगी, वहाँ पे अन्योक्ति होगा। नाम से यह स्पष्ट है, अन्योक्ति मतलब अन्य के लिए बात कही जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। तो यहाँ पे बात जो है फूलों या कांटों की नहीं कही जा रही है, फूलों और कांटों के माध्यम से कहा जा रहा है कि जो दुष्ट लोग होते हैं वो चाहे अच्छे लोगों के साथ रहें तब भी वो दुष्ट ही रहते हैं। फूलों के आसपास रहते हैं यानी अच्छे लोगों के आसपास रहते हैं, फिर भी कांटे उदास रहते हैं, यानी कि जो दुष्ट लोग होते हैं वो दुष्ट ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अन्योक्ति अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिचंद्र को टरे न सत्य विचार। इसमें बताना है कौन सा रस है, रस बताना है। दिया गया है वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। जिस काव्य को पढ़ करके शोक का भाव उत्पन्न होगा वहां पे हो जाएगा करुण रस। तो यहाँ पे शोक जैसा तो कुछ है नहीं, तो ये नहीं होगा। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का क्रोध। तो जिसको पढ़ करके क्रोध की भावना उत्पन्न हो तो वहां पे होता है रौद्र रस। और हास्य रस, जहाँ पे हंसी आए, इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास, जिसको हंसी कहेंगे। तो यहाँ पे हास्य रस भी नहीं होगा, रौद्र रस भी नहीं होगा, वीर रस इसका राइट आंसर है। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। जिस काव्य को पढ़ करके उत्साह की भावना आए वहां पे क्या हो जाएगा? वीर रस। जैसे यहाँ पे चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, मतलब चंद्रमा टल जाए, सूरज टल जाए या पूरे जगत का व्यवहार टल जाए। पै दृढ़ श्री हरिचंद्र को टरे न सत्य विचार। पै दृढ़ श्री हरिचंद्र, ये जो है कोई राजा है, तो इनका जो विचार है वो नहीं टलता है चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जो है उत्साह का भाव यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वीर रस हो जाएगा। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, संयुक्त व्यंजन की संख्या है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या बतानी है कितनी है। तो अगर हम बात करते हैं व्यंजनों की, अगर व्यंजनों की मूल संख्या पूछ ली जाए, मूल संख्या व्यंजनों की कितनी है, तो मूल संख्या आप बताएंगे 33। जिसमें से स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन है 25, जो कि वर्ग वाले हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। जो 5 वर्ग है, हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है, तो इस तरह से 25 व्यंजन हो जाते हैं स्पर्श व्यंजन। का, चा, टा, ता, पा, ये वर्ग वाले। और इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? तो या, रा और ला और वा। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? तो ये भी 4 है। कौन कौन से? तो तीनों सा, तालव्य सा और मूर्धन्य सा, और ये जो है दंत सा या छोटा सा बोलते हैं इसको, तीनों सा और हा, ये जो है ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। तो 25, 4 29, 4 33, ये जो है मूल व्यंजन हो जाते हैं। इसके अलावा जो है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो संयुक्त व्यंजन है 4। कौन कौन से? तो छा और त्रा और ज्ञा, और इसके अलावा श्रा, श्रमिक वाला श्रा। तो ये 4 हो जाते हैं संयुक्त व्यंजन। और इसके अलावा उत्क्षिप्त व्यंजन, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से? तो एक जो है ड़ा हो जाता है और एक जो है ढ़ा, इनके नीचे बिंदी लगी होती है, तो ड़ा और ढ़ा, ये जो है उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएंगे।
तो अगर कुल व्यंजन पूछ लिया जाए, मूल व्यंजन अगर पूछा जाएगा तो 33 बताएंगे, लेकिन अगर कुल व्यंजन पूछ लिया जाए, कुल व्यंजन की संख्या कितनी है वर्णमाला में, तो आप कितनी बताएंगे, यहाँ पे 39, 39। ठीक है, तो यहाँ तक हो गए थे 33, और उसके बाद 4 संयुक्त व्यंजन 37 और 2 उच्छिष्ट मिला के 39 हो जाएंगे, 39। तो राइट आंसर फिलहाल यहाँ पे संयुक्त व्यंजन पूछा गया था, कितने हैं, तो 4, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द बता रहे हैं, दिया गया है मित्र। मित्र आ गया या आ गई, मित्र आ गया होता है, तो यहाँ पे ये जो है पुल्लिंग हो जाएगा। सूचना पहुँच गई, तो ये जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। सूचना पहुँच गया नहीं, सूचना पहुँच गई होता है, तो ये जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा, और यही जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उपहार, उपहार दिया गया, या मेरा उपहार, ना कि मेरी उपहार, तो यहाँ पे जो है ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। अध्याय, अध्याय समाप्त हुआ, ना कि अध्याय समाप्त हुई, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे सूचना, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप दिए गए हैं निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं संज्ञा की, तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें जो है किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का जो नाम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी विशेष नाम का बोध होगा। और जातिवाचक संज्ञा, तो इसमें समस्त जाति का बोध होता है, किसी वस्तु या जीव की समस्त जाति का जहाँ पे बोध होता होगा, वहाँ पे जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और इसके अलावा जो है तीसरा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जो है किसी भाव या गुण या स्वभाव का जहाँ पे बोध होगा, वहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और चौथा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, समूह का बोध होता है इसमें, जैसे कि हो गया सेना या जो है जनता, ये सब जो है समूह का जहाँ पे बोध होगा, वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। और पांचवा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, तो इसमें किसी द्रव्य का जो है नाम जो होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, पानी हो गया, ये सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसमें कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी, दिया गया है राम। तो राम जो है एक व्यक्ति विशेष का नाम है, किसी भी व्यक्ति का नाम राम हो, मोहन हो, तो वो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन मनुष्य अगर कहा जाए तो मनुष्य पूरी जाति का बोध हो रहा है, या गाय कहा जाए तो गाय जो है पूरी प्रजाति का बोध हो रहा है, तो वहाँ पे वो जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन किसी गाय का विशेष आपने नाम रख दिया है, तो वो जो नाम होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा। इसी तरह रामचरितमानस, अगर हम पुस्तक कहेंगे तो पुस्तक जो है जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन रामचरितमानस एक विशेष पुस्तक का नाम है, तो इसलिए जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और गंगा, तो गंगा अगर नदी कहेंगे, नदी जो है क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि समस्त नदियों का बोध कराता है। और गंगा जो है एक विशेष नदी का नाम है, तो इसलिए गंगा जो है व्यक्तिवाचक। तो इसमें तीनों व्यक्तिवाचक हैं। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। कृष्ण जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कामायनी ये जो है एक पुस्तक का नाम है, तो ये भी जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन मिठास, मिठास जो है भाववाचक संज्ञा होगी। लखनऊ ये जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आम, तो आम जो है जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि आम जो है बहुत सारे आम होते हैं, लेकिन किसी आम का विशेष नाम है, जैसे दशहरी हो गया, लंगड़ा हो गया, तो वो जो है फिर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और बुढ़ापा, बुढ़ापा जो है ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ममता ये भी भाववाचक संज्ञा होगी। वकील, वकील जो है क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि समस्त वकील जाति का बोध कराता है वकील। और पुस्तक भी क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान है, तो रसखान क्या है, भक्तिकालीन कवि है, या आदिकालीन, या रीतिकालीन कवि, या महान लेखक। तो दोस्तों रसखान जो है क्या है, कवि है, और कौन से, भक्तिकालीन कवि हैं। रसखान एक भक्तिकालीन कवि हैं, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा भक्तिकालीन कवियों में आप याद रखेंगे नाम, नामदेव का, और रैदास, रैदास हो जाएंगे, कबीर हो जाएंगे, और तुलसीदास जी, तुलसी, और इसके अलावा मलूकदास, मलूकदास, और इसके अलावा सूरदास हो जाएंगे, सूरदास, रहीम, मीराबाई, और रसखान, ये सब जो है क्या हो जाएंगे, भक्तिकालीन कवि हैं ये सभी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है तमस के लेखक कौन है। तो दोस्तों तमस की बात करते हैं। तमस के लेखक कौन हो जाएंगे, डॉक्टर नगेंद्र, या भीष्म साहनी, या धर्मवीर भारती, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका राइट आंसर आएगा भीष्म साहनी। भीष्म साहनी की जो है और रचनाएं हैं, मेरी
प्रिय कहानियाँ, मेरी प्रिय कहानियाँ, और इसके अलावा भाग्य रेखा, भाग्य रेखा और झरोखे, और इसके अलावा बसंती, बसंती, ये जो है इनकी रचनाएं हो जाएंगी भीष्म साहनी की। और इसके अलावा धर्मवीर भारती, इनकी रचनाएं आप याद रखेंगे, गुनाहों का देवता, ये जो है इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, गुनाहों का देवता। और सूरज का सातवां घोड़ा, एक याद रखेंगे, सूरज का सातवां घोड़ा, सातवां घोड़ा। और इनकी जो है एक रचना है ठेले पर हिमालय, तो ये एक प्रमुख रचना है जो अक्सर पूछी जाती है एग्जाम से, ठेले पर हिमालय। तो ये सभी जो है किसकी हो जाएंगी, धर्मवीर भारती की। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी जो है एक रचना आप याद रखेंगे, उसने कहा था, उसने कहा था। ठीक है, तो ये जो है चंद्रधर गुलेरी शर्मा की हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे भीष्म साहनी इसका राइट आंसर रहेगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन में आपको बताया था 4 संयुक्त व्यंजन है, कौन कौन से, तो एक तो आपका छा हो जाता है, एक त्रा, और एक जा, और एक जो है श्रा हो जाएगा। ये 4 संयुक्त व्यंजन है, तो इसमें पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा श्रा। बाकी दा, ये जो है किस वर्ग का व्यंजन है, ता वर्ग, और ता वर्ग के सभी व्यंजन जो है होते हैं दंत, तो ये दंत हो जाएगा। या ला, और इसके अलावा रा और वा, ये सभी जो है हो जाते हैं अंतस्थ, अंतस्थ। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है, श्रा जो है संयुक्त व्यंजन है। फिर अगला क्वेश्चन है, दिया गया है तालव्य सा, और ये है छोटा सा, और मूर्धन्य सा, और हा, कौन से व्यंजन है। तो अभी मैंने आपको बताया था ये तीनों सा और हा, ये जो है कौन से व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, ऊष्म व्यंजन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो दोस्तों योग रूढ़ शब्द बताना है कौन सा है। तो अगर हम बात करते हैं शब्दों की, शब्द जो है बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर जो है इनके 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, तो एक हो जाएगा रूढ़, रूढ़ शब्द। तो ये जो है किसी से मिल करके नहीं बने होते हैं, यानी कि इनका अगर हम खंड करेंगे तो कोई सार्थक खंड इसका नहीं होगा। जैसे कि हो गया जल, या जो है जल हो गया, पानी हो गया, आँख हो गया, आँख, कान, या फूल, तो ये सब किसी से मिलकर के नहीं बने हैं, अपने आप में जो है ये शब्द हैं। और उसके बाद जो है यौगिक आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा यौगिक। तो यौगिक जो है 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से बनते हैं, उनको कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे कि हो जाएगा विद्यालय, तो विद्या धन आलय, विद्या और आलय से मिलकर के बनता है विद्यालय, या पाठशाला, पाठ और शाला से मिलकर के बन जाएगा पाठशाला, या जो है प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो प्रति और दिन से मिलकर के बन जाएगा प्रतिदिन। और इसका जो अलग अलग खंड है वो सार्थक खंड है, जैसे प्रति का भी अपना एक अर्थ है और दिन का भी अपना अर्थ है। ठीक है, तो यौगिक शब्द हो गए। और तीसरा हो जाता है योग रूढ़। तो योग रूढ़ जो है ये भी यौगिक शब्द ही होते हैं, लेकिन इनका जो है एक अलग अर्थ निकलता है, एक विशेष अर्थ देते हैं, उनको कहते हैं योग रूढ़। जैसे कि हो जाता है पंकज, पंख और अज से मिलकर के बना है पंकज, तो पंख मतलब हो जाता है कीचड़, और अज मतलब क्या होता है, से उत्पन्न, तो कीचड़ से उत्पन्न हो जाता है पंकज। और पंकज किसको कहते हैं, कमल को, तो पंकज का अर्थ हो गया कमल, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, कीचड़ से उत्पन्न। ठीक है, इसी तरह से लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश, तो ये जो है योग रूढ़ हो जाएगा, जो कि अलग अर्थ दे रहा है। या दशानन, दशानन 10 है, आनंद यानी मुख जिसके, यानी कि रावण, तो जो भी अर्थ अलग देंगे, या हम कह सकते हैं बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे योग रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा, पीला, पीला तो हो जाएगा रूढ़ शब्द। घुड़सवार, घुड़ और सवार से मिलकर के बना है, तो ये हो जाएगा यौगिक। और नाक भी जो है क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द। दशानन यहाँ पे क्या हो जाएगा, योग रूढ़। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है हिंदी वर्णमाला में अन और आह क्या है, स्वर है या व्यंजन है, या अयोगवाह या संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों अन और आह, अन को क्या कहते हैं, अनुस्वार, और आह क्या है, विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग ये जो है कहलाते हैं अयोगवाह।
तो हिंदी में दो अयोग वाह हैं, कौन से? अन और आह। इनको अयोग वाह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आ के योग से बने हैं, ठीक है, आ के योग से बने हैं, इसलिए इनको अयोग वाह कहते हैं। और इसमें जो है स्वर और व्यंजन दोनों की साउंड आती है। जैसे अन में आप देखेंगे आ और ना दोनों की साउंड आ रही है अन में, और आ में देखेंगे आ और हा दोनों की साउंड आ रही है। तो ये ना स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं, ये क्या कहलाते हैं? अयोग वाह। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अन और आ क्या है? अयोग वाह। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है भूतकाल का विलोम क्या है? तो दिया गया है आसन्न भूत। आसन्न भूत क्या हो जाएगा? जो अभी अभी बीता हो। भूतकाल मतलब बीता हुआ, आसन्न भूत जो अभी अभी बीता हो। सामयिक का मतलब क्या होगा? सामयिक का मतलब वर्तमान। तो भूतकाल का वर्तमान नहीं होता है, भूतकाल का होता है भविष्यकाल। अनागत काल जो है, अनागत ये जो है इसका राइट आंसर होगा, जिसका मतलब क्या होता है? भविष्यकाल। अनागत काल या भविष्यकाल ये जो है भूतकाल का क्या हो जाएगा? विलोम। और बाकी संप्रति, संप्रति का मतलब क्या होता है? संप्रति का मतलब होता है फिलहाल, फिलहाल या जो है आजकल, फिलहाल या जो है आजकल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा अनागत। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है अजायब घर है। तो अजायब घर कैसा शब्द है? देसी शब्द है या तत्सम शब्द है या विदेशी शब्द है या संकर शब्द? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो है 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो आपका हो जाएगा देशज शब्द या इनको देसी शब्द कहते हैं। इसमें जो है ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, ये स्थानीय भाषा में ऐसे ही प्रयोग होते आए हैं, जैसे कि लोटा हो गया, कटोरी हो गया, ये सब देशज शब्द में आएंगे। और इसके अलावा विदेशी शब्द जो विदेशी भाषा से आते हैं उनको कहते हैं विदेशी शब्द, जैसे डॉक्टर हो गया, अस्पताल हो गया, ये सब विदेशी शब्द हो जाएंगे। और संकर शब्द क्या होते हैं? संकर शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर के बने होते हैं उनको संकर शब्द कहते हैं। और इसके अलावा तत्सम शब्द, और इसके अलावा 5वां हो जाएगा तद्भव, तद्भव। तो तत्सम शब्द जो है जो संस्कृत भाषा से जैसे के तैसे ले लिए गए उनको तत्सम शब्द कहेंगे, और तद्भव शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं लेकिन जो है इनका रूप हिंदी भाषा में आकर के बदल गया है, उनको क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे जो है अजायब घर की बात करते हैं, तो अजायब और घर से मिलकर के बना है। घर जो है ये हिंदी भाषा का तद्भव शब्द है, ये हिंदी भाषा का शब्द हो जाएगा। और अजायब जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। तो ये दो भाषाओं से मिलकर के बना है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? संकर शब्द हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? संकर शब्द। इसी तरह से जैसे रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी, तो रेल जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है जिसका मतलब क्या होता है? पटरी। और गाड़ी जो है ये हिंदी भाषा का शब्द है, तो ये भी संकर शब्द हो जाएगा। या जो है टिकट घर, टिकट घर, टिकट इंग्लिश का शब्द है, घर जो है हिंदी का शब्द हो जाएगा। या मच्छरदानी, मच्छरदानी, तो मच्छर जो है हिंदी का शब्द है। और दानी, दानी यहाँ पे दान देने वाला दानी नहीं होगा, दानी मतलब रखने की चीज़ कोई, तो यहाँ पे दानी या दान भी कहते हैं, मच्छरदान भी कहते हैं। तो दानी ये जो है फारसी का शब्द हो जाएगा, ठीक है। बाकी दानी तो हिंदी में भी होता है लेकिन उसका अलग अलग अर्थ होता है, जो दान देता है उसको दानी कहते हैं। तो यहाँ पे संकर शब्द जो है राइट आंसर होगा। अजायब घर कैसा शब्द है? संकर शब्द। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो पंकज, जलज, पंकज मतलब जो कीचड़ से उत्पन्न हो, जलज मतलब जो जल से उत्पन्न हो, और ये जो है किसके पर्यायवाची हैं? ये कमल के पर्यायवाची हैं। ये अलग अर्थ दे रहे हैं तो इसलिए कौन से हो जाएंगे? योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। तो पंकज, जलज ये सब क्या हो जाएंगे? योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है अवली का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे अवली का शुद्ध रूप बताना है। अवली या अनवाली या अवली या आवली। तो दोस्तों अवली का शुद्ध रूप हो जाएगा अवली, ये जो पहला ऑप्शन है अवली। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पंक्ति या कतार। जैसे दीप और अवली से मिलकर के बन जाता है दीपावली। दीप धन अवली क्या हो जाएगा? दीपावली, ठीक है। दीप अवली यानी दीपों की पंक्ति। तो यहाँ पे अवली जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चाहत दीवारी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों चाहत दीवारी नहीं होता, चाहत दीवारी होता है।
तो यहाँ पे दिया गया है चार दीवारी, बिंदी है यहाँ पे, गलत हो जाएगा। और यहाँ चार दीवारी दिया गया है तो ये भी गलत हो जाएगा। चार दीवारी होता है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। चार और दा पे बड़ी एक मात्रा होगी, चार दीवारी, ये जो है इसकी सही वर्तनी हो जाएगी। और कुछ शब्द हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं जिनकी वर्तनी जो है पूछ ली जाती है। अनधिकार, तो यहाँ पे जो है अनाधिकार करके दे देता है, ना पे आग की मात्रा लगा करके, तो वो गलत होता है। अनधिकार ये जो है इसकी सही वर्तनी है। इसके अलावा निरपराध, निरपराध ये जो है इसकी सही वर्तनी है। यहाँ पे रा पे आ की मात्रा लगा करके देता है निरापराध, तो निरापराध नहीं होता, निरपराध। और इसके अलावा शुश्रूषा, तो यहाँ पे शुश्रूषा जिसका मतलब क्या होता है सेवा, तो इसकी सही वर्तनी ये जो है हो जाएगी शुश्रूषा। इसके अलावा अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी की सही वर्तनी क्या होती है? आ आधा ना और फिर आधा ता और या एक मात्रा और क्षरी, अंत्याक्षरी ये जो है इसकी सही वर्तनी हो जाएगी। और सन्यासी, सन्यासी में जो है ऐसे दे देता है तो ये गलत होता है। सन्यासी यहाँ पे बिंदी भी होता है, बिंदी और नीचे आधा ना भी होता है, सन्यासी। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनकी वर्तनी आप याद रखेंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दोस्तों जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, इसके लिए जो है एक शब्द क्या हो जाएगा? अंतर्यामी दिया गया है, तो अंतर्यामी जो मन या हृदय की बात जानता हो उसको क्या कहेंगे? अंतर्यामी नहीं होगा। अजातशत्रु, जिसका शत्रु ना जन्मा हो, संसार में जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसको कहते हैं अजातशत्रु, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। असूर्य पश्या, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा असूर्य पश्या, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। तो दोस्तों अगर क्रिया की बात करते हैं तो क्रिया जो है रचना के आधार पर अगर बात करेंगे तो दो तरह की क्रियाएं होती हैं। एक होती है सकर्मक क्रिया, सकर्मक जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है, और दूसरी होती है अकर्मक जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। और इसके अलावा प्रयोग के आधार पर बात करेंगे तो प्रयोग के आधार पर जो है क्रिया एक तो हो जाएगी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जो है दो क्रियाओं से मिलकर के बनती है, जैसे कि वो कूद पड़ा, तो कूदना और पढ़ना इनसे मिलकर के बन गई कूद पड़ा, तो संयुक्त क्रिया हो जाएगी कूद पड़ा। और इसके अलावा जो है नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया कौन सी होती है? तो किसी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से जो क्रिया बनती है उसको कहते हैं नाम धातु क्रिया, जैसे कि हाथ से हो गया हथियाना, या लाठी से लठियाना, या अपना से अपनाना हो गया, तो ये सब क्या हो जाएंगी? नाम धातु क्रियाएं। और इसके अलावा प्रेरणार्थक क्रिया, तो जिसमें जो है किसी और से काम कराया जाएगा उसमें जो है प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे जो है लिखना, ये मुख्य क्रिया है, लेकिन लिखाना किसी और से कराना, तो वहाँ पे लिखाना क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। और इसके अलावा पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? तो पूर्वकालिक क्रिया में जो है एक को समाप्त करके जब दूसरी क्रिया की जाती है तो जो पहली क्रिया होती है वो कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि वो खेल कर सो गया, तो पहले खेला फिर सो गया, तो पहला जो काम है खेल कर, ये जो है पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। और इसके बाद जो है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया जो है ये मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग की जाती है और अर्थ को क्या बनाती है? पूर्ण बनाती है या स्पष्ट बनाने में सहायता करती है, पूर्ण और स्पष्ट बनाने में सहायता करती है सहायक क्रिया। तो यहाँ पे बच्चे गाना गा चुके हैं, यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है? गा, बच्चे गाना गा चुके हैं, चुके हैं सहायक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो मुख्य क्रिया है गा और चुके हैं क्या हो जाएगी? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। और बच्चे, बच्चे क्या हो जाएंगे? बच्चे कर्ता हो जाएंगे, और गाना क्या हो जाएगा? कर्म। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है गा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, राम भोजन करके सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है? तो राम भोजन करके सो गया, मैंने आपको बताया कि एक क्रिया को समाप्त करके जब दूसरी क्रिया की जाएगी तो जो पहली क्रिया होगी वो होगी पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ पे जो है भोजन करके सो गया, भोजन करना ये जो है पहली क्रिया हो गई, सोना दूसरी क्रिया, दो क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, तो पहली क्रिया जो है क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, भोजन करके, ये जो है पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। नाम बोधक तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूर्वकालिक राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
देव का जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा देवी, मामा का मामी होता है, और गधा का गद्दी हो जाता है, लेकिन कांत का कांति नहीं होता। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कांत का स्त्रीलिंग होता है कांता। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिए गए हैं बेलन में प्रत्यय है, तो बेलन में प्रत्यय कौन सा है? अन प्रत्यय है, या एलन, या ना, या एलन? तो दोस्तों बेलन में जो है बेल, ये जो है मूल शब्द है, और इसमें ना प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाता है बेलन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कौन सा प्रत्यय है? ना प्रत्यय है। और इसके अलावा ना प्रत्यय से बनने वाले जो है शब्द आप याद रख सकते हैं, जैसे कि चलन, चलन हो गया, चल में जो है ना जुड़ा चलन हो गया, जल में जो है ना जुड़ा जलन हो गया, मन में जो है ना जुड़ा मनन हो गया। चलन, जलन, मनन, ये सब क्या हो जाएंगे? ना प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर का ना प्रत्यय है। फिर दोस्तों अगला है हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो हीम धन आलय नहीं होता है, हिम धन आलय भी नहीं होता है, आलय का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। हिम धन आलय, आलय मतलब घर, हिम का घर, हिमालय हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आ हो जाएगा और यहाँ पे बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के क्या बनेगा? बड़ा आ, यानी दीर्घ आ बन जाएगा। ठीक है, तो हिम धन आलय हो जाएगा हिमालय, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? तो गगनचुंबी, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। तो समास विग्रह करने पर अगर कारक की कोई विभक्ति आती है तो वो जो है कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। और इसके अलावा तत्पुरुष समास में जो है दूसरा पद प्रधान होता है, गगन और चुंबी। तो यहाँ पे दूसरा शब्द जो चुंबी है ये जो है प्रधान है, तो यहाँ पे जो है कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। और कौन सा तत्पुरुष समास होगा? तो जिस कारक की विभक्ति आएगी वही तत्पुरुष हो जाएगा। गगन को चूमने वाला, को जो है कर्म कारक की विभक्ति होती है, तो यहाँ पे जो है कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है नीलगाय पद में समास है। तो दोस्तों नीलगाय पद में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधारय या द्वंद्व? तो नीलगाय का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, यानी कि नील गाय। हालांकि नीली नहीं होती है नीलगाय, ग्रे कलर की होती है। तो नीली है जो गाय यानी कि नील गाय। तो यहाँ पे जो पहला पद है वो है एक विशेषण, पहला पद हो जाएगा विशेषण और दूसरा पद है विशेष से। जहाँ पे विशेषण और विशेष से का संबंध होगा वहाँ पे हो जाएगा कौन सा समास? कर्मधारय समास, ऑप्शन सी यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है अथाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो यहाँ अथाह में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो कि पहले लगते हैं शब्द के पहले लग करके शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उपसर्ग। प्रत्यय जो है बाद में लगते हैं। तो अथाह में, था शब्द में जब आ जोड़ते हैं तो बन जाता है अथाह। तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है? आ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग से बनने वाले और शब्द हो सकते हैं अदृश्य, दृश्य में जो है आ लगा दिया, अदृश्य हो गया। अधर्म हो सकता है, और अज्ञान, अछूता। तो ये सब जो है आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ये है तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। ये जो लोकोक्ति है इसका सही अर्थ क्या होगा? बुरी आदत का शिकार होना नहीं होगा, झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लगता, लगता मतलब क्या होता है? कपड़ा। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? झूठा दिखावा करना। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है अब दिया गया है अंगारे फांकना मुहावरे का अर्थ है। तो अब यहाँ पे मुहावरा आपको दिया गया है अंगारे फांकना। तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसा काम करना जिसका फल असह्य हो। तो यही इसका राइट आंसर है, ऐसा कोई काम करना जिसका जो परिणाम है वो असह्य यानी कि असहनीय हो, तो उसको क्या कहते हैं? अंगारे फांकना। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिए गए हैं थाली का बैंगन लोकोक्ति से क्या अभिप्राय है?
तो थाली का बैंगन किसको कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसका कोई एक निश्चित सिद्धांत नहीं होता है, जिस तरफ हवा चलती है उसी तरफ वो चल देता है। ठीक है, सिद्धांतहीन व्यक्ति उसको क्या कहते हैं? थाली का बैंगन, कभी इधर लुढ़क जाता है कभी उधर लुढ़क जाता है। तो सिद्धांतहीन व्यक्ति को क्या कहते हैं? थाली का बैंगन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, दूध वाले से कहो कि वो 20 लीटर दूध तुरंत लाए। वाक्य है, तो दोस्तों ये कैसा वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य या इच्छा सूचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य या संकेतार्थक वाक्य? तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये दूध वाले से कहो कि वो 20 लीटर दूध तुरंत ले आए, ये हो जाएगा। इसमें जो है एक आज्ञा दी जा रही है, दूध वाले से कहो, आज्ञा दी जा रही है, जहाँ पे आज्ञा का बोध होगा वहाँ पे हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य। ये जो है आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं वाक्यों की, तो मैंने आपको बताया था रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 तरह के होते हैं। एक हो जाता है सरल, एक हो जाता है मिश्रित और एक हो जाता है संयुक्त। तो ये तो रचना के आधार पर हो जाते हैं। इनके बारे में पिछले वीडियो में हमने डिटेल से बात करी थी। और अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर जो है वाक्य कितने तरह के होते हैं? तो 8 तरह के होते हैं। 8 तरह के होते हैं अर्थ के आधार पर। कौन कौन से? तो पहला हो जाएगा विधिवाचक। विधिवाचक, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो है किसी बात या कार्य के होने का जहाँ पे बोध होगा वो जो है हो जाएगा विधिवाचक। और इसके अलावा निषेधवाचक होता है, जिसमें किसी कार्य या बात के ना होने का बोध होता है, वहाँ पे निषेधवाचक हो जाएगा। और तीसरा आपका आज्ञावाचक हो गया, आज्ञावाचक हो गया, तो जिसमें आज्ञा का बोध होगा वो जो है आज्ञावाचक हो जाएगा। चौथा जिसमें विस्मयवाचक हो जाएगा, जिसमें जो है आश्चर्य, हर्ष, इन सब का बोध होता है, वहाँ पे विस्मयवाचक हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा संदेहवाचक, जहाँ पे संदेह का भाव आएगा वहाँ पे जो है संदेहवाचक हो जाएगा। और छठवां हो जाएगा इच्छावाचक, जहाँ पे कोई विश की जाएगी, इच्छा की जाएगी, जैसे ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, तो ये जो है क्या हो जाएगा? इच्छावाचक हो जाएगा। और सातवां हो जाएगा संकेतवाचक। संकेतवाचक जो है जिसमें कोई संकेत का बोध होगा वो जो है संकेतवाचक हो जाएगा, जैसे कि यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, तो ये जो है संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। यदि तुम मेहनत करोगे, इसमें संकेत दिया जा रहा है, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो पाएगा, तो संकेतवाचक हो जाएगा। और आठवां हो जाएगा प्रश्नवाचक, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे आज्ञावाचक हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वो कहलाता है। दिया गया है दोहा। तो दोहा की अगर बात करते हैं तो इसमें जो है 4 चरण तो होते हैं, लेकिन प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं नहीं होती हैं। इसमें जो है जो विषम चरण होते हैं, विषम चरण यानी कि पहला और तीसरा चरण, उसमें जो है 13-13 मात्राएं होती हैं। और जो सम चरण होते हैं यानी कि दूसरा और चौथा चरण, उसमें जो है 11-11 मात्राएं होती हैं। और सोरठा की बात करते हैं तो सोरठा में जो है इसका उल्टा हो जाता है, विषम में जो है 11-11 और सम में 13-13, सम में 13-13। और रोला की बात करते हैं तो रोला भी सोरठा की तरह ही, इसमें भी विषम जो चरण होते हैं उसमें 11-11 मात्राएं और सम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो अंतर क्या होता है सोरठा और रोला में? तो जो सोरठा होता है इसमें जो है सम चरण के अंत में लघु आता है, और रोला जो होता है इसमें जो है अंत में लघु आता है, सम चरण के अंत में। सम के अंत में क्या होता है? लघु मात्रा आती है। लघु मात्रा जो ऐसे होती है और दीर्घ मात्रा ऐसे। तो कोई छंद जो है मैं आपको लेकर के आऊँगा आने वाले वीडियो से, जिसमें मैं मात्रा गिनना आपको सही से बताऊँगा। तो लघु जो है ये हो गया और दीर्घ ये। तो जो सोरठा होता है उसमें हमेशा अंत में सम चरण के अंत में लघु मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे चरण के अंत में। और जो रोला होता है उसमें जो है दीर्घ मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये अंतर होता है सोरठा और रोला में। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौपाई। चौपाई में जो है 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, ये सभी क्या है? सममात्रिक छंद है। सभी जो है इनमें से सममात्रिक छंद है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। तो अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है? से। और ये जो है अलग होने के संबंध में या दूर जाने के संबंध में, अलग या दूर जाने के संबंध में जो है
से अगर आता है तो वहाँ पे जो है अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं या दूर जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक। और करण कारक की विभक्ति भी से होती है, लेकिन यहाँ पे जो है के द्वारा के सेंस में, जहाँ पे से का प्रयोग जो है साधन के रूप में किया जाएगा। जैसे राम चाकू से फल काटता है तो चाकू से, यहाँ पे चाकू जो है एक साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। या जहाँ पे से के स्थान पे के द्वारा का यूज किया जा सके वहाँ पे जो है करण कारक हो जाएगा। जैसे राम चाकू से फल काटता है या चाकू के द्वारा फल काटता है, दोनों बातें हम कह सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है, के लिए, और कभी कभी संप्रदान कारक की विभक्ति को भी होती है। को जो है देने के संबंध में, लेकिन वापस ना लिया जाए। जैसे राजा गरीब को कंबल देता है तो राजा अगर दान दे रहा है कंबल तो वो वापस तो लेगा नहीं, तो इसलिए जो है वहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। या जो है राम मोहन को पैसे देता है तो पैसे देता है यहाँ पे उधार नहीं कहा गया, तो पैसे देता है यानी कि हो सकता है वापस ना ले, तो वहाँ पे जो है संप्रदान कारक होगा। लेकिन अगर उधार कहा जाए तो वहाँ पे जो है क्या होगा, कर्म कारक होगा। को विभक्ति जो है कर्म कारक की भी होती है। तो देने के संबंध में जो है अगर वापस ना लिया जाए तो वहाँ पे संप्रदान कारक होगा, लेकिन अगर वापस लेना हो तो वहाँ पे जो है कर्म कारक होगा। ठीक है। और कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है, ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, के लिए जो है संप्रदान के लिए होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अस्मिता की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे डैश के चक्रव्यूह में फंस गई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, सुस्मिता, नियति, विस्मिता या स्मिता। तो अस्मिता का मतलब क्या होता है, अस्मिता मतलब अपनी सत्ता का भाव या अपने अस्तित्व का भाव। तो अस्मिता की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे यहाँ पे हो जाएगा नियति मतलब भाग्य। जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई है, अस्मिता की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई है, तो यहाँ पे जो है राइट क्या हो जाएगा, नियति। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, दिशाहीनता गंतव्य स्थान तक पहुंचने में डैश नहीं होती है। तो दिशाहीनता गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्या नहीं होती है, साधक नहीं होती या बाधक। तो बाधक तो होती है, बाधक नहीं आ पाएगा। घातक नहीं होती है या विधायक नहीं होती। तो यहाँ पे साधक इसका राइट आंसर होगा। दिशाहीनता गंतव्य स्थान तक पहुंचने में साधक नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला है, देखा है, त्रुटिपूर्ण अंश का चयन कीजिए। मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया, बताइए जो है किस पार्ट में त्रुटि है। तो मेरा भाई जिसका शादी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसके लिए जिसका नहीं आएगा बस, बल्कि जो है जिसकी आएगा। मेरा भाई जिसकी कल शादी है, यहाँ पे कल भी जो है पहले आना चाहिए, जिसकी कल शादी है घर गया, इस तरह से होना चाहिए था। तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती है, बी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इधर आजकल बेमौसम की वर्षा हो रही है। तो इसमें बताइए किस पार्ट में गलती है। इधर आजकल, इधर यानी कि इस एरिया में, आजकल बेमौसम की वर्षा, बिना मौसम की वर्षा हो रही है। तो इस वाक्य में कोई गलती नहीं नजर आ रही और इसमें कोई गलती है भी नहीं। ऑप्शन डी, यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं, ये जो है इसका राइट आंसर होगा। इधर आजकल बेमौसम की वर्षा हो रही है, बिल्कुल सही है वाक्य। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। तो इसमें से अल्प विराम चिन्ह को बताना है कौन सा है। पहला ऑप्शन है तो दोस्तों यही हो जाएगा अल्प विराम। अल्प विराम में थोड़ा सा रुकना होता है, जैसे कि वो बाजार से आलू, गोभी, मटर और टमाटर लाया। तो जहाँ पे थोड़ा सा रुकना हो, टमाटर लाया, और जहाँ पे एकदम से रुक जाना होता है वहाँ पे पूर्ण विराम लगता है। तो वो बाजार से आलू, गोभी, मटर और टमाटर, तो आलू, गोभी, मटर, यहाँ थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ रहा है तो इसलिए यहाँ पे अल्प विराम लग जाएगा। और ये है अर्धविराम। अर्धविराम, तो अर्धविराम क्या होता है, जहाँ पे अल्प विराम से ज़्यादा लेकिन पूर्ण विराम से कम रुकना हो, तो उसको वहाँ पे जो है अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम विनम्र है लेकिन श्याम जितना नहीं, तो इसमें जो है पूर्ण विराम से कम लेकिन अल्प विराम से ज़्यादा रुकना पड़ रहा है, तो इसलिए जो है यहाँ पे अर्धविराम लग जाएगा। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे अवतरण चिन्ह, इनको बोलते हैं अवतरण या उद्धरण चिन्ह।
अवतरण या उद्धरण चिन्ह। तो ये जो है इकहारा अवतरण चिन्ह हो जाएगा, ये जो है दोहरा अवतरण चिन्ह। तो इकहारा जो अवतरण चिन्ह होता है इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? तो इसका प्रयोग जो है किसी शब्द या जो है किसी वाक्य खंड को विशेष रूप से दर्शाना होता है, जहाँ पे वहाँ पे इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कामायनी कामायनी की कथा संक्षेप में लिखो, कामायनी की कथा संक्षेप में लिखो, संक्षेप में लिखो। तो यहाँ पे जो है कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, तो इसको विशेष रूप से दर्शाना था। तो यहाँ पे कामायनी को जो है इकहरे उद्धरण चिन्ह में इसको जो है लिखा गया। और दोहरा जो उद्धरण चिन्ह होता है या अवतरण चिन्ह होता है, तो इसका प्रयोग कब करते हैं? जब किसी व्यक्ति या किसी पुस्तक के कथन को ज्यों का त्यों लिखना होता है, तब जो है दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जयशंकर प्रसाद ने कहा था, जीवन विश्व की संपत्ति है, जीवन विश्व की संपत्ति है, संपत्ति है। तो ये जो जयशंकर प्रसाद जी का कथन है, ज्यों का त्यों अगर लिखा जाएगा तो वो जो है दोहरे अवतरण चिन्ह में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है पाद बिंदु की पहचान करें। तो ये इसको आप पहचानते हैं बराबर का चिन्ह, या इसको बोलते हैं समता मूलक चिन्ह। समता मूलक चिन्ह, जहाँ पे एक शब्द को दूसरे के समान दर्शाना होता है, तो समता मूलक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ये कौन सा चिन्ह है? तो ये है टीका सूचक। टीका सूचक इसका प्रयोग किया जाता है टिप्पणी देने के लिए। जैसे आप किताबों में देखते होंगे किसी किसी में स्टार लगा रहता है किसी शब्द पर, और उसके बारे में टिप्पणी नीचे लिखी होगी सबसे लास्ट में नीचे, तो स्टार लगा करके उसकी टिप्पणी नीचे लिखी होगी। तो उस शब्द से संबंधित टिप्पणी जो है देने के लिए उस शब्द पर स्टार लगा देते हैं। और ये जो है क्या है? इसको बोलते हैं हंस पद। जब किसी लाइन में कुछ छूट जाता है, या इसको त्रुटि सूचक भी कहते हैं, हंस पद या त्रुटि सूचक। कुछ छूट जाता है, जैसे हमने कुछ लिखा राम खेलता है, तो राम और है मैंने लिख दिया, खेलता छूट गया, तो यहाँ पे ऐसे लगा करके खेलता लिख देते हैं, तो इसको बोलते हैं हंस पद। और ये जो है हो जाएगा पाद चिन्ह। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो अरबी या फारसी से आने वाले शब्दों के नीचे जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कागज़, तो ये जो है अरबी या फारसी के जो शब्द होते हैं उनके नीचे इसका प्रयोग किया जाता है। कागज़ हो गया, या जो है वकील हो गया, या जो है ज़मीर हो गया। तो अरबी या फारसी भाषा से जो शब्द आए हैं उनके नीचे लगता है पाद बिंदु, और इसका चिन्ह इस तरह से होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है? देखिए अफसोस, अफसोस जो है फारसी भाषा का शब्द है, सही सुमेलित है। कैंची, कैंची ये तुर्की भाषा का शब्द है, ये भी सही है। गमला जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कारतूस, कारतूस जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, कारतूस जो है फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द हो जाएगा। और फ्रेंच भाषा के शब्द और हो सकते हैं कर्फ्यू, कर्फ्यू जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। कफन, कफन और विगुल, ये सब हो जाएंगे फ्रेंच भाषा के शब्द। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रायः एक वचन में प्रयुक्त होता है? दे रहे ओठ, दर्शन, वर्षा, अक्षत। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वर्षा इसका राइट आंसर होगा। वर्षा ये जो है हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, बाकी ओठ, दर्शन और अक्षत ये सब जो शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। दर्शन हो गया, हस्ताक्षर हो गया और होश हो गया, ये सब हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। वर्षा ये जो है एक वचन में हमेशा प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जनता, जनता हो गया, सामग्री हो गया, सामग्री हो गया, और इसके अलावा माल या जो है सोना चांदी जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं, सोना चांदी या लोहा, और क्रोध या सहायता, ये सब हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है देखिए सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का साथ डैश छूट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का साथ स्वतः छूट जाता है, या सर्वथा छूट जाता है, या ही छूट जाता है, या आप। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे सही हो जाएगा स्वतः,
सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का साथ स्वतः छूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वतः पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।